नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिन्हा और आपका स्वागत है हमारे खास शो बीट द डायबिटीज में। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीजेस में से एक। आपको बता दें, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इंबैलेंस और हेरिडिटरी हैं। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस होना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। क्या है ये समस्या, क्या लक्षण है डायबिटीज के, कैसे मैनेज किया जा सकता है इससे, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स का एक खास पैनल। डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, MD मेडिसिन कंसल्टिंग डायबिटोलॉजिस्ट गोरखपुर से, वहीं डॉक्टर वारेश नागराज, MD जनरल फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट देवरिया से। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर आलोक गुप्ता, मेरा सवाल आपसे यह है कि लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने में वाइटल रोल निभाते हैं? बहुत ही समसामयिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि लाइफस्टाइल में कौन से चेंजेस हैं। तो पहले आप ये जान लें कि लाइफस्टाइल में कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हमने कर डाले जिसकी वजह से हमको डायबिटीज हो गई है। यदि उसी रास्ते पे फिर वापस हम लौट लें तो हम डायबिटीज से भी काफ़ी हद तक निजात पा लेंगे और उस पर कंट्रोल कर लेंगे। तो पहला हमने जो लाइफ स्टाइल अपना बिगाड़ा है कि हमने अपनी दिनचर्या जो है वो चौपट कर डाली है। ना हम समय से सो के उठते हैं, ना समय से भोजन लेते हैं, ना समय से सोते हैं, ना समय से व्यायाम करते हैं। तो पहली चीज़ तो हमने अपनी दिनचर्या में यही गड़बड़ कर दी, सूर्य के साथ अपना कनेक्ट तोड़ दिया। ना सूर्योदय पे हम उठ करके सूर्य को प्रणाम करते हैं जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट हो जाए, सन के साथ हम सिंक्रोनाइज हो जाएं, और ना सूर्यास्त के पश्चात हम भोजन करके 8-9 बजे 10 बजे तक सो जाते हैं। हम रात को 12 बजे भोजन लेते हैं, 1-2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे तक उठते हैं। ये जो डिसिंक्रोनाइजेशन है कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ, ये सबसे बड़ा कारण है मधुमेह, मोटापा, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, इन सब रोगों को पैदा करने के लिए। इसके अलावा हम अपने भोजन से भी कट चुके हैं। न तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ हम चिकित्सक से पूछते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, जबकि हमारा विवेक लगातार हमें ये अंदर से बताता रहता है कि ये गलत खा रहे हो, ये सही टाइम पे नहीं खा रहे हो, ये गलत मात्रा में खा रहे हो, इसे नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कई कारणों से ये गलत काम करते हैं, या तो स्वादवश, या लालचवश, या पैसा दिया इसलिए खाना है, या हमारे संकोच के किसी के आ गए और बॉस के आ गए, बॉस ने कुछ ऑफर किया तो कैसे मना करें, तो खाना है। तो हम कई कारणों से गलत समय पर गलत भोजन गलत मात्रा में लेते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो हमें जीवन शैली प्रदूषित रोगों से रूबरू करा रहा है और हमें ग्रसित कर रहा है। तो यदि हम इसको ऊपर अपना काम शुरू कर दें, इस रास्ते पे हम वापस जाना शुरू कर दें, दिनचर्या को अपने सुधार लें और भोजन के समय को, भोजन की मात्रा को, भोजन की गुणवत्ता को, इसको हम संतुलित कर दें, आवश्यकता से अधिक भोजन न ग्रहण करें। पहला सूत्र ये पकड़ लें और स्वस्थ शरीर निरोगी काया, ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है, ये समझ लें तो हमको काफ़ी हद तक इस बीमारी पर नियंत्रण पाने में सफलता मिल जाएगी। डॉक्टर वारेश, आपसे मेरा ये सवाल है कि इफेक्टिव बैलेंस डाइट डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे योगदान देता है और कौन से डाइटरी गाइडलाइंस को रेकमेंड किया जाता है? बैलेंस डाइट अति आवश्यक है। बिना बैलेंस डाइट के शुगर का बढ़िया कंट्रोल एक दीवा स्वप्न मात्र है। जीवन के हर क्षेत्र में बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है। किसकी गाइडलाइंस फॉलो करें? तो आप गूगल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन टाइप करिए और उसकी वेबसाइट पे जाके आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं। वेब पर भी बहुत सारे डॉक्टर्स के डाइट पर वीडियोस हैं। मेरे नाम से भी सर्च, वरेश नागरत नाम से सर्च करिएगा, उसमें भी डाइट पर वीडियोस आएंगे। आलोक गुप्ता बॉस ने भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, पर कई वीडियोस बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। खूब आम खाओ, खूब मीठा खाओ और डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, इस तरह की बातों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, कई बार खाना चाहिए, हरी सब्जी सलाद ज़्यादा खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम
और प्रोटीन पर्याप्त। डॉक्टर आलोक, क्या आप बता सकते हैं डायबिटीज वाले लोगों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फिजिकल एक्टिविटीज कितनी जरूरी हैं? देखिए, मधुमेह नियंत्रण में दो चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। एक तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपकी नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन, जिसमें सबसे अधिक आवश्यक है कम मात्रा में भोजन, यानी जितना आप ऊर्जा खर्च करते हैं उतना ही भोजन लें या उससे थोड़ा कम ही लें। लेकिन बहुधा ऐसा हो नहीं पाता, आदमी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ भूमिका आती है व्यायाम की। यदि आप नियमित समय पर व्यायाम करते हैं तो आप अपने मांसपेशियों को भी एक नियमित समय पर एंट्रेन करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं कि तुमको इस टाइम पर एक्टिव हो जाना है, अब एक्सरसाइज का समय हो गया, अब भोजन आएगा, तुम एक्सरसाइज करोगे तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है, वो खर्च हो जाएगा और वो संचित नहीं होगा, वो चर्बी के रूप में शरीर के अंदर खास करके पेट में संचित नहीं होगा और तोंद नहीं निकलेगी। तो व्यायाम की भूमिका दो तरह से है। एक, आप जो भी एक्स्ट्रा आपने खा रखा है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा ग्रहण किया है, उसको आप खर्च कर देते हैं। दूसरा, शरीर की मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त रहती हैं, उनमें टोन बना रहता है, आपके मसल का मांस बना रहता है, मसल्स की क्षति नहीं होती, क्षय नहीं होता। और उसके बाद एक जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि हम आसन के द्वारा करते हैं, या एरोबिक्स में जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारे जोड़ के जो लिगामेंट्स हैं उसमें मुलायमियत बनी रहती है, वो सपल बने रहते हैं। तो उससे आपको अगर कहीं गिर गए, पैर मुड़ गया, तो मोच आने का, टेंडन इंजरी होने का, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फ्रैक्चर होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कि व्यायाम में आपको एक तो मसल टोन अप करने के लिए व्यायाम, दूसरा मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जॉइंट्स को खोलने वाले आसन, और थोड़ा बहुत आपको जॉगिंग, अगर आपका शरीर साथ देता है, अलाउ करता है, जोड़ आपके अलाउ करते हैं, तो थोड़ा जॉगिंग या स्किपिंग या बैडमिंटन, इस टाइप के एक्सरसाइज भी आपको करने चाहिए। अगर शरीर ये अलाउ नहीं करता है और आपके पास सुविधा है और आपको वो कला आती है, तो आप तैर भी सकते हैं, आप साइकिल भी चला सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो इस तरह की, मतलब आप एक्सरसाइज भी एक तरह के एक्सरसाइज पर मत टिके रहिए, सम्मिश्रण कीजिए अलग अलग तरह के व्यायामों को आपस में जोड़ने का। और हमेशा व्यायाम ऐसा होना चाहिए जो आपको आनंद दे करते समय। अगर व्यायाम आनंददायक नहीं है, भोजन आनंददायक नहीं है, तो लंबे समय तक वो कहानी चलेगी नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि व्यायाम और भोजन में आपको एडजस्टमेंट तो करना ही है, लेकिन वो आनंददायक होना चाहिए। ये होशियारी आप बरतिए। डॉक्टर वरेश, डायबिटीज में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदतों को अपनाने और बनाए रखने में लोगों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? बहुत सारे हैं, एक चैलेंज नहीं है। पहला है नियमित दिनचर्या का अभाव, जिस पर डॉक्टर आलोक गुप्ता सर ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि सूरज के साथ हमारी दिनचर्या अलाइंड होनी चाहिए। फिर स्वाद, आपकी अगर वीकनेस है अच्छा स्वाद, तो आप करेक्ट भोजन नहीं कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं, आपकी गृह लक्ष्मी वैसा खाना नहीं बनाती है, ये भी एक चैलेंज है। फिर एडवर्टाइजमेंट है, फास्ट फूड के एडवर्टाइजमेंट्स, इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर पीयर प्रेशर है, बच्चा स्कूल में अपने मित्रों को देखता है कि वो फास्ट फूड खा रहा है, वो खूब चिप्स, पोटैटो चिप्स खा रहा है, चिप्स की, आलू की बनी चीज़ें और मैदे की बनी चीज़ें खूब खाई जा रही हैं। उसको देख के दूसरे बच्चे का भी मन करता है कि मैं भी खाऊं। फिर होली दिवाली पर गिफ्ट्स में भी मिठाइयाँ दी जाती हैं, गिफ्ट्स में मिठाइयाँ आती हैं और घर पे खूब बनती हैं। इसको भी हम लोगों को कुछ मॉडिफाई करना चाहिए और उसको फ्रूट से, फलों से रिप्लेस करना चाहिए। फिर लेट नाइट मोबाइल को देखना भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोग लेट नाइट तक मोबाइल देखते हैं, लेट सोते हैं और उस कारण से लेट उठते हैं, तो दिनचर्या संयमित नहीं हो पाती। डॉक्टर आलोक, डायबिटीज के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस को इंप्लीमेंट करने और बनाए रखने में लोगों को सपोर्ट और मोटिवेट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? जी, आपका ये जो प्रश्न है कि डिजिटल डिवाइसेस और ये मोबाइल एप्लीकेशंस, ये कहाँ तक हम व्यक्ति को मोटिवेट किए रखने में और हम जो भी गाइडलाइंस उसको बता रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किए रखने में सहायक होता है, तो इस पर बहुत काम चल रहा है। अब आप अक्सर लोगों के हाथों में स्मार्ट वॉच देखते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच लगातार
वो कितने कदम चले, कितनी ऊर्जा उन्होंने खर्च की, हार्ट रेट क्या था उनका चलते समय, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और अब ये स्मार्ट वॉच धीरे धीरे और इवॉल्व हो रहे हैं। अब वो ब्लड प्रेशर भी नाप दे रहे हैं, उसमें आपको एक नॉर्मल ईसीजी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। अब आने वाले, अब जो आ रहे हैं बहुत से स्मार्ट वॉच लॉन्च हो चुके हैं, वो कुछ तो ब्लड शुगर पे भी काम कर रहे हैं कि आपको ब्लड शुगर भी बता देंगे बिना ब्लड निकाले। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लड शुगर में जब प्रिक लगता है तो आदमी उससे थोड़ा सा भागता है, बार बार प्रिक नहीं करना चाहता। तो उसी तरह से कुछ डिवाइसेस आ रही हैं जो कि हर 2-3 मिनट पे ब्लड शुगर की रिकॉर्डिंग करती रहती हैं और अपने अंदर डाटा को स्टोर करती हैं। इसको हम कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं और वो 24 घंटे का डेटा आपके सामने आ जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन से या दूसरे एप्लीकेशन से। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मोटिवेट तो कर रही हैं। दूसरा, मोबाइल एप्लीकेशन से और भी क्या होता है, जैसे हमारा पेशेंट है, हम उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं कि आपको आज की तारीख में आना है। 1 दिन 2 दिन पहले उसको रिमाइंड कर सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद ड्यू है, आप कृपया अपने अपॉइंटमेंट पे आकर के अपना चेकअप करा लें, अपने आप को दिखा लें। कई बार लेकिन इसका मैंने नेगेटिव प्रभाव भी देखा कि जब आप इस तरह के एसएमएस भेजते हैं तो बहुत से लोग नाराज भी होते हैं, खिन्न भी हो जाते हैं कि आप क्यों इतना चिंतित हैं, मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता है, मैं पहुंच जाऊंगा। आप मुझे बार बार एसएमएस ना भेजा करें, आप मुझे बार बार कॉल न किया करें अपने स्टाफ के द्वारा। तो ये देखना पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति का टेम्परामेंट क्या है, वो क्या चाहता है। क्योंकि आजकल के ज़माने में इतने पुश इन मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे और एसएमएस पे कि आदमी उससे बहुत ज़्यादा झल्लाया रहता है। अननेसेसरी फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं बैंकों से, प्रॉपर्टी डीलरों से। तो ये देखना पड़ता है हमें। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास जारी है कि हम नॉन इन्वेजिव मेथड से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, हार्ट रेट, कितने कदम चले, कितना ऊर्जा खर्च किया, रात को हमारी नींद कैसी थी, ये सब चीजें हम स्मार्ट वॉच के थ्रू जान सकते हैं। डॉक्टर वारिश, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, योगा, ब्लड शुगर लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकते हैं? देखिए, योग और मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ हैं। ये पैनक्रियास को प्रभावित करता है, पैनक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इससे बढ़ती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का मतलब उतनी ही इंसुलिन अब ज़्यादा कार्य कर पाती है। अगर आप योग और मेडिटेशन करते हैं तो जीवन संयमित होता है, और जीवन संयमित होता है तो भोजन भी संयमित हो जाता है। शुगर, बीपी, तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, इन सब में भी योग और मेडिटेशन का बहुत बड़ा लाभ है। मन में स्फूर्ति बनी रहती है। लेकिन योग एक्सरसाइज का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये नहीं करना चाहिए कि हमने सिर्फ योग कर लिया, कुछ एक्सरसाइजेस कर ली और हमने ये मान लिया कि जो हमें रोज 20 मिनट तक वॉक करना है या 20 मिनट तक साइकिल चलानी है या तैरना है, वो पूरा हो गया। वो अलग है, योग अलग है। और योग कौन सा करना चाहिए, तो ये तो योग के जो विद्वान हैं वही बताएंगे। ऐसा कहा गया है कि प्रातः सूर्य नमस्कार, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, सेतु बंधासन आदि इसमें लाभकारी होते हैं। प्राणायाम भी बहुत बढ़िया है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम जिन लोगों को आंखों में प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी तरह से पैरों को भी ख्याल रखना चाहिए, पैरों का भी, और गिरने से बचना चाहिए। ऐसा योग नहीं करना चाहिए जिसमें कि गिरने का रिस्क हो। डॉक्टर आलोक, आपसे मेरा सवाल है कि डायबिटीज वाले व्यक्तियों की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट देने में सफिशिएंट रेस्ट या नींद की क्या भूमिका होती है? बहुत बड़ी भूमिका निभाती है यह नींद। इसको आप ऐसे समझें कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसमें ईंटें रखी जा रही हैं, दीवार बनाने के लिए सीमेंट लगाया जा रहा है, बालू लग रहा है, और नीचे जो है वो बालू सीमेंट का कचरा गिर रहा है, ईंट के टुकड़े गिर रहे हैं। यदि समय समय पर काम रोक करके उस कचरे की सफाई न की जाए तो फिर उस दीवार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से हम जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारे शरीर का सारा काम चल रहा है। तो जब ये काम चलता है तो बहुत सा कचरा भी पैदा होता है, और यह कचरा कई तरीके से शरीर से बाहर निकाला जाता है। और मुख्य रूप से जब हम सो रहे होते हैं उस समय इस सफाई का काम पूरे पुरजोर अपने उन्वान पे होता है, रोज पे होता है। तो यदि आप समय पर सोएंगे नहीं, जिस समय सफाई का काम करना है रात को, उस समय आप उसको और राशन पानी दे रहे हैं कि अब इस भोजन को पचाओ, तो वो जब भोजन पचाने में लग जाएगा तो टूट फूट की मरम्मत कब करेगा? जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई उनको कब हटाएगा? नई कोशिकाएं कब पैदा होंगी? जो मजदूर थक गया उसको आराम कर देने के लिए आप कब समय देंगे?
इसलिए सही समय पर निद्रा लेना बहुत आवश्यक होता है। ये शरीर के उन कोशिकाओं को जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं उनको हटाने में, नई कोशिकाओं को काम पर लगाने में, जो थकी कोशिकाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने में, दोबारा शक्तिशाली बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए पूरी निद्रा लेना, समय से निद्रा लेना, ये स्वस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। इसे कभी भी आदमी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वारिश, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से जो प्रभाव पड़ता है उसकी इफेक्टिवनेस को रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए कैसे बेहतर समझा जा सकता है? देखिए, रेगुलर मॉनिटरिंग तो होनी ही होनी है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कैलोरी काउंटर्स हैं, स्टेप मेजरमेंट हैं, जिनसे कि हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फॉलो अप विजिट पे जब भी पेशेंट आएगा उससे पूछ करके, उसकी हिस्ट्री लेके कि तुम्हारी कार्य क्षमता कितनी इम्प्रूव हुई है, और उसको पूरा एग्जामिन करके हम लोग ये जान सकते हैं कि व्यक्ति ढंग से एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। उसके वेट को मॉनिटर करके जान सकते हैं कि उसके डाइट में उसने जो चेंजेस किए हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं। डायबिटीज़ एडुकेटर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो कि फ़ोन करके पेशेंट से हमेशा उनका हाल चाल लेता रहे और उन्हें मोटिवेट करता रहे डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए। फॉरेन में तो ऐसा वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जहां डायबिटीज़ एडुकेटर्स ही रूटीन मॉनिटरिंग कर लेते हैं, पर भारत में अभी इस सिस्टम को वक्त डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर आलोक, बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए डेली रूटीन में हेल्दियर चॉइसेस को शामिल करने के लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स या स्ट्रैटेजीज होती हैं? चॉइसेस को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक भोजन के लिए हेल्दियर चॉइसेस और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी के लिए हेल्दियर चॉइसेस। तो भोजन में हेल्दियर चॉइसेस ये है बिजी लोगों के लिए कि वह अपने पास कुछ ऐसे स्नैकिंग आइटम्स रखें जो कि उन्हें कम ऊर्जा दें, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स दें और फाइबर खूब दें। जैसे रोस्टेड सीड, रोस्टेड सूरजमुखी का सीड, रोस्टेड पंपकिन का सीड, रोस्टेड तीसी का बीज, या इन सबों का एक मिश्रण। आजकल मिक्स सीड भी मिलते हैं, या आप खरीद करके खुद ही अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। कुछ उसमें आप बादाम डाल सकते हैं, कुछ अखरोट डाल सकते हैं। ये चीज़ें जो है अगर आप अपने पास रखते हैं अपने ट्रेवल बैग में या कहीं भी जहाँ आप बार बार बिजी रहते हैं, आना जाना बना रहता है, और कभी भूख लगी तो बजाय एक समोसा खाने के और बजाय एक कचौड़ी खाने के या बजाय एक बर्गर खाने के, आप निकालिए उसमें से ये सीड्स और फाँकिए। 2-3 फंकी जहाँ लगाएंगे आप, आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी और देर तक शांत रहेगी। आपको ऊर्जा बहुत कम मिलेगा, फाइबर अच्छा खासा मिलेगा, और हेल्दियर ऑयल्स, मुफा पूफा, ये सब आपको अच्छी मात्रा में और विटामिन उससे मिलेंगे। तो ये तो, और फल रख लीजिए आप, भूख लगी है एक सेब खा लिया, एक छोटा अमरूद खा लिया। ये हेल्दियर चॉइसेस हैं बजाय समोसा, पकौड़ी और बर्गर और पेटीज खाने के। और जहाँ तक रहा शारीरिक गतिविधि को लेकर हेल्दियर चॉइस, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करें आप, जहाँ आपको जाना है गंतव्य पे, पैदल चल के जाएं। अगर उस बिल्डिंग में लिफ्ट और सीढ़ी दोनों है और आपको 5, 6, 8 मंजिल नहीं जाना है, 1 या 2 मंजिल जाना है, तो बेहतर है आप सीढ़ी का प्रयोग करें। या मान लीजिए 4 मंजिल आप लिफ्ट से चले गए, उतरिए आप सीढ़ी से, आप उतरने का विकल्प सीढ़ी से चुन लें, तो भी ये एक बहुत अच्छा हेल्दियर चॉइस हो जाता है फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन लाइफ में बढ़ाने के लिए, अगर आप एक्सरसाइज का टाइम नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर वरेश, क्या बच्चों और बुजुर्गों जैसे अलग अलग एज ग्रुप में लाइफस्टाइल के चेंजेस के लिए कोई स्पेसिफिक चीजें हैं? बच्चों के लिए हमें स्कूल में जा करके उसका स्पोर्ट्स टीचर से मिलना चाहिए और प्लेग्राउंड देखना चाहिए, कौन कौन से खेल वहाँ उपलब्ध हैं ये देखना चाहिए। और उस स्कूल में हमें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खाली पढ़ाई ही नहीं, खेल पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों से हमें ये तो पूछते ही हैं आज तुम क्या पढ़े, हम ये नहीं पूछते आज तुम क्या खेले। हमें बच्चों से रोज पूछना है आज तुम क्या खेले और आज तुमने क्या खाया, स्कूल में क्या खाया, कौन सा फास्ट फूड खाया। बार बार करने से ही बच्चों में बदलाव आएगा। इस कोमल मन को बदलने के लिए हमें बार बार मेहनत करनी होगी।
वृद्धों में बीपी लेटा के और खड़ा करा के दोनों लेना चाहिए। एक्सरसाइज प्लान के पहले हमें वृद्धों को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए। अगर खड़े होने पर बीपी गिर रहा है तो गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, चोट लगने का रिस्क हो जाता है और कूल्हे की हड्डी के फ्रैक्चर का रिस्क हो जाता है, जिसके बाद जीवन ज़्यादातर बहुत बहुत कठिन हो जाता है। तो किसी भी हाल में वृद्ध व्यक्ति को गिरना नहीं है, ये हम लोगों को पहले ही सुनिश्चित करके ही एक्सरसाइज प्लान बताना चाहिए। अगर वृद्धों के पैर सुन्न हैं तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का जूता, जो कि आगे से चौड़ा होना चाहिए, अंदर से मुलायम होना चाहिए और उसमें उंगलियां चलनी चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए, वैसा जूता पहन करके ही चलना चाहिए। अन्यथा पैरों में चोट लगने से उसमें घाव बन जाता है और कई बार अपना पैर भी गंवाना पड़ जाता है। डायबिटीज पर इस खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है कि आप सभी डॉक्टर्स के बताए गए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।